हेलो फ्रेंड्स, आज हम भारत का सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया जीडीपी के बारे में सामान्य अध्ययन करेंगे। यह वीडियो सामान्य जन के जीडीपी की समझ में वृद्धि करेगा। विगत कुछ समय से विशुद्ध आर्थिक मसला समझा जाने वाला आंकड़ा खबरों से लेकर आम जनता व राजनीति के क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। वह है सकल राष्ट्रीय उत्पाद या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शॉर्ट में हम इसे जीडीपी कहेंगे। साइमन कुज़नेट ने 1934 में अमेरिकी कांग्रेस में प्रस्तुत रिपोर्ट में पहली बार जीडीपी का विचार प्रस्तुत किया था। 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के पश्चात विश्व बैंक व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अर्थव्यवस्था के विकास के प्रतिबिंब के रूप में यह विचार आगे बढ़ा। जीडीपी अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य का प्रतिबिंब माना जाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद या जिसे जीडीपी कहते हैं, किसी अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं व प्रदर्शन का आधारभूत मूल्यांकन। जाहिर है कि देश के प्रत्येक नागरिक और उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं का समावेश होने से इसका संबंध आम जन से है। जीडीपी में परिवर्तन का संबंध देश के प्रत्येक नागरिक से है। वह स्वयं कितना उत्पादन कर रहा है या आर्थिक गतिविधियों में योगदान दे रहा है, ये सभी का योग ही जीडीपी कहलाता है और इस जीडीपी में प्रतिबिंबित होता है। जीडीपी में परिवर्तन से कीमतें, निवेश, रोजगार व उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। जीडीपी के अनुमानों के आधार पर ही आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं। राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों का निर्माण होता है। जीडीपी को व्यक्त करने की 3 अवधारणाएं प्रचलित है। प्रथम, सकल राष्ट्रीय उत्पाद या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीडीपी, जिसे आमतौर पर इस अवधारणा के अनुसार जीडीपी किसी देश की सीमाओं के भीतर एक वर्ष के दौरान उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के बाजार मूल्यों का योग है। इसमें ये अंतिम वस्तुओं का अर्थ है कि किसी प्रकार की मध्यवर्ती वस्तुओं का समावेश इसमें नहीं होता है। द्वितीय अवधारणा है सकल राष्ट्रीय आय या ग्रॉस नेशनल इनकम, जिसे हम शॉर्ट में जीएनआई भी कहते हैं। जीएनआई अवधारणा के अनुसार एक वर्ष के दौरान देश के सीमाओं के भीतर उत्पादन के सभी साधनों को उत्पादन कार्य के बदले मिलने वाले सभी प्रतिफलों का योग, अर्थात उत्पत्ति के साधन जैसे भूमि को लगान, पूंजी को ब्याज, मजदूरों को मजदूरी प्लस लाभ और वेतन आदि, इन सब का एक वर्ष के दौरान योग कर लिया जाता है, तो वह जीएनआई। तीसरी अवधारणा है सकल राष्ट्रीय या ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर, जीएनई। इस अवधारणा के अनुसार एक देश की सीमाओं के भीतर एक वर्ष की अवधि में सभी लोगों द्वारा किया गया कुल उपभोग व्यय, कुल सरकारी व्यय और कुल निवेश प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, जिसे हम यूं कह सकते हैं GNE इज इक्वल टू C प्लस I प्लस Z प्लस X माइनस M। C उपभोग जो सामान्य जन करते हैं, निवेश सरकारी में, और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का ये नेट होगा, प्लस या माइनस जो भी है वो होता है। तीनों अवधारणाओं से प्राप्त योग सदैव बराबर। जीडीपी का मूल्यांकन 2 आधार पर किया जाता है। प्रथम, वर्तमान मूल्य पर जीडीपी एट करंट प्राइसेस की गणना वस्तुओं व सेवाओं के वर्तमान मूल्यों पर जीडीपी की गणना वस्तुओं व सेवाओं के प्रचलित बाजार मूल्यों के आधार पर की जाती है, अर्थात एक वर्ष के दौरान उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का प्रचलित बाजार मूल्यों पर योग किया जाता है। इस प्रकार की गणना में मुद्रा की क्रय शक्ति में परिवर्तन, अर्थात महंगाई या मुद्रास्फीति का प्रभाव भी सम्मिलित होता है। इसे हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। द्वितीय, स्थिर मूल्य पर जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस की गणना वस्तुओं व सेवाओं के किसी निर्धारित वर्ष
जो आधार वर्ष कहलाता है के मूल्यों के आधार पर की जाती है, अर्थात प्रचलित वर्ष के दौरान उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का आधार वर्ष के मूल्यों पर योग किया जाता है। यह मुद्रा की क्रय शक्ति में परिवर्तन या मुद्रा स्थिति के प्रभाव से समायोजित होती है। इसे हम वास्तविक जीडीपी या रियल जीडीपी कहते हैं। प्रत्येक देश में जीडीपी का मापन सामान्यतः सरकारी सांख्यिकी संस्था द्वारा किया जाता है और भारत में सांख्यिकी मंत्रालय के अधीन केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा इसकी गणना की जाती है। जीडीपी के आंकड़ों से आर्थिक क्रियाओं का मापन व अर्थव्यवस्था की सेहत अंतर्निहित होती है। वास्तव में जीडीपी में परिवर्तन का सीधा संबंध लोगों के जीवन स्तर से नहीं होता है, यह केवल संकेत मात्र होता है। कुछ समायोजन के पश्चात समायोजित जीडीपी के आंकड़ों को सामान्य जीवन स्तर के साथ जोड़ा जा सकता है। प्रथम समायोजन देश में जनसंख्या वृद्धि का किया जाता है। इसके लिए कुल जीडीपी को कुल जनसंख्या से विभाजित कर प्रति व्यक्ति जीडीपी प्राप्त की जाती है। इस प्रकार प्रति व्यक्ति जीडीपी के मापन से बढ़ी हुई जनसंख्या का प्रभाव समाप्त हो जाता है। यह भी संभावना है कि प्रति व्यक्ति जीडीपी में वृद्धि नजर आ रही है, लेकिन वह कुछ लोगों की आय में अधिक वृद्धि, कुछ की आय में कम वृद्धि या कुछ की आय में स्थिरता या कमी के बाद औसत रूप से वृद्धि के रूप में दर्ज हो रही है, तो प्रति व्यक्ति जीडीपी सामान्य जीवन स्तर का द्योतक नहीं मानी जा सकती है। यदि आय की असमानताओं का स्तर पूर्ववत रहता है तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को जीवन स्तर में सुधार माना जा सकता है। अन्य समायोजन कीमत स्तर में परिवर्तन का किया जाना होता है। वर्तमान मूल्यों की तुलना में स्थिर मूल्यों पर जीडीपी की गणना वास्तविकता के नजदीक है, अतः जीडीपी का मापन स्थिर मूल्य पर करने पर इसे जीवन स्तर के प्रतिबिंब के रूप में देखा जा सकता है। जीडीपी आय की असमानताओं का लेखा जोखा नहीं रखती है, अतः इसके विश्लेषण के दौरान असमानताओं को स्थिर मान लिया जाता है। जीडीपी में गैर मौद्रिक लेन देन, गैर बाजार लेन देन, गैर कानूनी अवैध लेन देन या कर चोरी के आधार पर किए जाने वाले सभी उत्पादन कार्य सम्मिलित नहीं किए जाते हैं, अतः जीडीपी का मूल्य कम आता है। जीडीपी की गणना में गुणवत्ता सुधार और नए उत्पादनों के लिए समायोजन नहीं होने के कारण वास्तविक आर्थिक स्थिति को प्रदर्शित नहीं कर पाती। जीडीपी के मूल्यांकन में अनेक अवांछित गतिविधियां सम्मिलित होती है, जिससे समाज का नुकसान होता है तथा उनका जीवन स्तर व मानव कल्याण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जैसे प्राकृतिक आपदा, महामारी या युद्ध के बाद पुनर्निर्माण पर व्यय, स्वास्थ्य सुधार के लिए महंगे इलाज, आपराधिक गतिविधियों को रोकने हेतु किया गया सरकारी व्यय, देश में प्रदर्शन, रैलियां, अनुत्पादक सेवाओं पर व्यय, न्याय व्यवस्था व बढ़े हुए मुकदमों आदि पर किए जाना वाला व्यय कल्याणकारक नहीं होते हुए भी जीडीपी में सम्मिलित होता है, जिसे जीवन स्तर से जोड़ नहीं। जीडीपी बाह्य कारकों जैसे पर्यावरणीय क्षति की उपेक्षा करती है। वे उत्पाद जो उपयोगिता तो बढ़ाते हैं लेकिन पर्यावरण पर बुरे प्रभाव डालते हैं, उनका लेखा नहीं रखती है। देश के प्राकृतिक संसाधनों का बहुत अधिक प्रयोग या शोषण उनके नवीनीकरण के बिना किए जाने से जीडीपी में वर्तमान में उच्च वृद्धि प्राप्त की जा सकती है, लेकिन इस तरीके से जीडीपी में वृद्धि दर को उच्च स्तर पर बनाए रखना असंभव है, क्योंकि भविष्य में संसाधनों की मात्रा सीमित होने से इसकी वृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव निरंतरता के साथ जीडीपी में लंबे समय वृद्धि को ही जीवन स्तर में वृद्धि का द्योतक माना जा सकता है। जीडीपी ऐसी उपरोक्त वर्णित हानियों का लेखा जोखा नहीं रखती है। अतः यह निश्चित है कि जीडीपी के अनुमानों को सीधे मानव कल्याण से जोड़ने के लिए अनेक समायोजन करने की आवश्यकता होती है। अनेक अर्थशास्त्रियों ने समायोजन कर महत्वपूर्ण विकल्पों का प्रयोग किया है। उनमें से कुछ इस प्रकार है: मानव विकास सूचकांक, सतत आर्थिक कल्याण सूचक,
धन अनुमान, गिनी गुणा, निजी उत्पाद का उपभोग, सकल राष्ट्रीय खुशी, हैप्पी प्लेनेट सूचकांक आदि। जीडीपी की अवधारणा आर्थिक क्रियाओं के मापन का अन्य समष्टि आर्थिक मापन की अवधारणा की तुलना में अधिक श्रेष्ठ व विश्वसनीय मापन विधि है। भारत में वर्तमान में जीडीपी की गणना हर तीसरे महीने की जाती है। भारत में जीडीपी के 3 प्रमुख घटक है: कृषि, उद्योग व सेवा क्षेत्र, जिसमें उत्पादन क्षमता बढ़ने या घटने के औसत के आधार पर जीडीपी की गणना होती है। देश में इसकी गणना का जिम्मा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एवं प्रोग्रामिंग के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO का है। CSO जीडीपी गणना हेतु आधार वर्ष तय भी करता है। जनवरी 2015 में आधार वर्ष परिवर्तित कर 2011-12 निर्धारित किया गया था। इससे पूर्व आधार वर्ष 2004-5 हुआ। नवीन सीरीज में साधन लागत पर जीडीपी की गणना के स्थान पर CSO ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाए जाने वाले सकल मूल्य वृद्धि GVA ग्रॉस वैल्यू एडेड विधि को अपनाया। भारत में CSO मुख्य रूप से कृषि, खनन, मैन्युफैक्चरिंग, बिजली, कंस्ट्रक्शन, रक्षा व अन्य सेवाओं के आंकड़े जुटाकर गणना करता है। इस प्रक्रिया में उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आदि का प्रयोग किया जाता है। CSO इसके लिए केंद्र व राज्य सरकारों से समन्वय स्थापित कर 2 प्रकार से आंकड़े एकत्र करता है। साधन लागत पर जीडीपी ज्ञात करने के लिए अर्थव्यवस्था के 8 प्रमुख क्षेत्रों में 1 वर्ष के भीतर शुद्ध मूल्य वृद्धि के आधार पर गणना की जाती है। ये वर्तमान में अपनाया जाने वाला तरीका है। कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन, खनिज उत्खनन, विनिर्माण, बिजली, गैस और पानी की आपूर्ति व अन्य सेवाएं, निर्माण कार्य, व्यापार, होटल, यातायात, भंडारण, संचार एवं प्रसारण, वित्त, बीमा, रियल एस्टेट, व्यापारिक गतिविधियां, लोक प्रशासन, रक्षा व अन्य व्यक्तिगत सेवाएं। जीडीपी के प्रत्येक त्रैमासिक आंकड़े 2 महीने के विलंब से प्राप्त होते हैं। जीडीपी के वार्षिक आंकड़े सामान्यतः प्रति वर्ष 31 मई को जारी किए जाते हैं। भारत की जीडीपी के आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत की जीडीपी प्रचलित मूल्य पर 1950-51 में 10,036 करोड़ रुपए थी, जो बढ़कर 2018-19 में 189.7 लाख करोड़ रुपए हो गई। 2019-20 में अनंतिम अनुमानों के अनुसार 203.3 लाख करोड़ रुपए थी। वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर जीडीपी के आंकड़े इस प्रकार है। 1950-51 में यह 2.79 लाख करोड़ रुपए थी, जो 2018-19 में 139.81 लाख करोड़ रुपए और 2019-20 में अनंतिम अनुमानों के अनुसार स्थिर मूल्य पर 145.65 लाख करोड़ रुपए। भारत में जीडीपी के आंकड़ों पर नजर डालें तो 1951-52 से 2019-20 तक की 69 वर्षों की अवधि में प्रचलित मूल्यों पर जीडीपी की औसत वार्षिक वृद्धि दर 11.73% तथा स्थिर मूल्यों पर 5.16% रही है। जीडीपी की उच्चतम वार्षिक दर स्वतंत्रता के पश्चात स्थिर मूल्यों पर 1988-89 में 10.2% रही थी। यहाँ ध्यान रखें, ये स्थिर मूल्य पर। यह वर्ष 1957-58, 1965-66, 1972-73, 1989-80 में ऋणात्मक क्रमशः -1.2, -3.7, -0.3, -5.2 रही तथा वर्ष 2020-21 के प्रथम त्रैमासिक अवधि अप्रैल-जून 2020 में -23.9% रही,
जबकि द्वितीय त्रैमासिक अवधि जुलाई सितंबर 2020 में -7.5%। विभिन्न दशकों में भारत की जीडीपी की औसत वार्षिक दर इस तालिका से स्पष्ट है। प्रचलित मूल्य पर जीडीपी की औसत वार्षिक दर और स्थिर मूल्य पर जीडीपी की औसत वार्षिक वृद्धि दर 1950-51 से 1959-60 में 5.24 प्रचलित मूल्य पर जीडीपी रही। अगले दशक में 10.45, 10.75, 14.87, 1990-91 से सन 2000 तक 15.09, 2001 से 2009-10 में 12.68 और 2010-11 से 2019-20 तक 12.37% रही। इसी प्रकार स्थिर मूल्य पर अगर जीडीपी का मापन करें तो पहले दशक में स्वतंत्रता के पश्चात 3.59, 3.95, 2.94 कम हो गई। फिर 1980-81 से प्रारंभ होने वाले दशक में 5.58, फिर 5.84, फिर 7.21, फिर 6.85। जीडीपी की वृद्धि दर 1950-51 से 1920-21 ये प्रतिशत वृद्धि दर के आंकड़ों को हमने चित्र के रूप में प्रस्तुत किया है, ग्राफ के रूप में। प्रचलित मूल्य पर वृद्धि दर और ब्राउन लाइन स्थिर मूल्य पर वृद्धि दर को प्रदर्शित कर। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, नेगेटिव स्थिर मूल्य पर नेगेटिव ये 4 स्थानों पर नजर आ रही है। प्रचलित मूल्य पर भी ये नेगेटिव प्रारंभ में रही और उसके बाद हमेशा प्रचलित मूल्य पर पॉजिटिव। इसका अर्थ है मुद्रास्फीति का प्रभाव अधिक रहा। सभी आंकड़े सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त की। जीडीपी के आंकड़ों का मुख्य आधार देश में संचालित की जाने वाली आर्थिक गतिविधियां होती है। इन गतिविधियों पर राजनीतिक, सामाजिक व धार्मिक आधार पर लिए जाने वाले निर्णयों का प्रभाव भी पड़ता है। हाल ही में जारी नवीनतम आंकड़ों पर कोविड-19 महामारी का प्रभाव स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। धन्यवाद।